बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बहावलपुर में पीडीएम की रैली से खिताब कर रही थीं। आज बहावलपुर में ये 11 जमातों की पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ रैली थी। उसमें जो बातें उन्होंने की वो यही थी। अवाम से कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, नाअहल लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इनको घर चले जाना चाहिए और हम इनको घर भेज कर रहेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि जी अगर हमारे इस्तीफे जिस दिन आ गए उसी दिन इस हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा। तो जो रैलीज में और जलसों में कहने को बातें हैं वो तो ये हैं, जैसे अभी पिछले ही दिनों राना तनवीर हुसैन साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा, जो कि बड़े सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। उन्होंने कहा कि देखें, बहुत सारी बातें होती हैं जो जलसों के लिए होती हैं, जो वहां पर पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, लेकिन असल फैसले वो होते हैं जो मीटिंग में बैठे जाते हैं, बैठ कर लिए जाते हैं, जिस पर तमाम जमातें जो हैं वो सिग्नेटरीज होती हैं और जो एलामिया आते हैं, या जो जिस तरीके से APC का फैसला हुआ और उसके बाद एलामिया आया। और यहां पर भी ऐसी ही सूरत हाल लग रही है कि बाहर तो कहा जाता है कि इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे, उसी दिन हुकूमत घर चली जाएगी, लेकिन अब जो PDM की इंटरनल मीटिंग्स हुई हैं उसमें से जो चीजें बाहर आई हैं, ऑब्वियसली के इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। PMLN भी चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। मौलाना साहब पहले हक में नहीं थे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के हक में वो भी बात कर चुके कि उसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से ज़रा बात करेंगे कि PDM का क्या वाकई अभी भी कोई फ्यूचर है? क्या वो जो दावे कर रहे हैं हुकूमत को घर भेजने के, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बरमला ऐलान हो जाने के बाद भी अब कोई उसमें दम बचा है कि इमरान खान साहब को या वज़ीर आज़म को या इनकी हुकूमत को घर भेज देंगे? बिलावल साहब ये भी कहते हैं कि जिस दिन ये घर चले जाएंगे उस दिन हम ग्रैंड डायलॉग कर सकते हैं। तो क्या कोई ग्रैंड डायलॉग की तरफ भी इस वक्त सियासी मामला जा रहे हैं? आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर ही हम ज़रा मुकम्मल तज्जिया जानेंगे और हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में। इरशाद भट्टी साहब हैं, सईद काजी साहब और उवैस तौहीद साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, आप अभी सुन ही रहे थे, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे ही जो आज मरियम बीबी ने बातें की, कुछ नया आपको लगा उनके खिताब में? अल्हम्दुलिल्लाह, अगले 40 साल भी खिताब करती रहें तो कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, हाँ, महंगाई की वो चीजें गिनवाई कि भाई आटा इतना था, हम गए, चीनी इतनी थी, अब महंगी हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बता दे, मरीम साहबा ने आखिरी मरतबा कब शॉपिंग की है महंगाई की? या किसी यूटिलिटी स्टोर से, किसी सस्ते बाज़ार से, किसी बड़े शॉपिंग मॉल से, कहीं से कोई की होगी? उनका महंगाई और हम ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तकरीरों में होता है। ये उन्होंने पूछा होगा किसी से कि दाल कितने की मिल रही है, घी कितने का मिल रहा है, तो बता दिया होगा इस तरह तकरीर। यही तो एक मसला है कि जो इनके मसाइल हैं वो हमारे मसाइल हैं ही नहीं। कभी रात को उठ के उन्होंने गैस का हीटर चला के साथ लटके होंगे कि इसमें गैस क्यों नहीं आ रही, वो सीधे किए होंगे बिल के, बिजली की लाइन, बिल वाली लाइन में लगे होंगे कि 2-3 इंस्टॉलमेंट्स करवाएं। कभी हुआ किया है आपकी कोई खबर आई हो कि मरियम साहब आज सस्ते बाज़ार में थी और वहाँ चीज़ें ले रही, जुमा बाज़ार में, इतवार बाज़ार में, यूटिलिटी स्टोर पे या किसी भी जगह पे? आपने कभी पढ़ी खबर? बात तो करती हैं नहीं, बस। मैं खबर की बात मैं खबर की बात, तकरीर की नहीं। हाँ, तकरीरों में जरूर है, तकरीरों में ज्यादातर लीडरान ये बातें करते हैं, आपको भी पता है। सियासी रहनुमा की लग रही हैं, सियासतदान ही लग रही। मैंने पूछा मरियम नवाज को कभी देखा है आपने कोई बैग हाथ में लिए हुए सब्जी दालें या नहीं, लेकिन हमने उन्हें याद है आपको मोटरवे पे जरूर देखा है कॉफी खरीदते हुए। तो कॉफी तो आज उन्होंने नहीं बताई। नहीं, वो नहीं बताई, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे ज्यादातर लीडरान ये बातें अवाम की जो हैं, ये गुर्बत की, महंगाई की, ये जलसों में ही करते हैं ना। नहीं, 80-90-100% को बिलीव मी, यकीन करें, अल्लाह गवाह को मैं गवाह बना के कह रहा हूं, उनको पता ही नहीं हमारे बाकी 80-90% के मसाइल के हैं। उनकी हमारी दुनियाएं ही अलग हैं, हमारी चीजें ही अलग हैं। तो वो ये एक आखिरी जो इस पे जो आपने कहा तकरीर सुनी, तो एक ये फैज़ाबाद है साथ जहाँ मैं रहता हूँ, तो उसके साथ मैं फैज़ाबाद जाता हूँ ना समटाइम, तो एक बहुत बड़ी जूस की दुकान है। तो उस जूस की दुकान पे वो केसेट लगी हुई है एक, जो कहते हैं कि अच्छा 20 रुपए का किलो, 20 रुपए का वो एक गिलास फलां शेक, 40 रुपए का दूसरा, 60 रुपए का मौसमी, फलाना फलाना, इस तरह रेट बता के फिर कहते हैं लाइन में लग जाएं, रश ना डालें। बंदे ही को नहीं होता आगे, वो केसेट भरी होती है ना, लाइन में लग जाएं, रश ना डालें, सीधे हो जाएं। यार इस तरह नहीं आपको मिलेगा, आप लाइन में लगें तो मिलेगा, पहले आए पहले पाए। तो आप कह रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है, ये केसेटें फंसी हुई हैं। अच्छा, और ये केसेटें फंसी रहेंगी। बदकिस्मती है मेरी
मेरे मुल्क की कि आज फिर एक मर्तबा मेरी इस कीमती जिंदगी में से 1 घंटा मैंने इन पे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि रोजी रोटी है, सही है। और मायूसी है इन लोगों को देख के कि ये किसी काबिल नहीं होते। ये तंजानिया में भी होते तो वहाँ भी बुक हो चुके होते, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क मुहज़्ज़ब मुआशरे में होते वहाँ बुक हो चुके होते, इनका कोई नाम लेवा ना होता A to Z तक। हमारे यहाँ झूठ बोलकर, फ्रॉड कर 2 नंबरी करके, धोखा करके, लूट मार करके उसी कुर्सी पे बैठे होते हैं जिस कुर्सी का हम हिसाब मांग रहे हैं, उसी कुर्सी का हिसाब नहीं और उसी कुर्सी को धमकियां। तो ये बस लगे हुए हैं, लेकिन आपको कोई खास फ्यूचर नहीं नजर आता? आपको लगता है कि वो मामला जो है भाई 3 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब वापस आए, सही है, आकर इस पीडीएम को आगे बढ़ाएं और वो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नवाज शरीफ ने वापस आना है, ना कुछ। अच्छा, एक चीज दूसरा जरदारी साहब ने कैलकुलेटर लेके बिलावल को पीछे कर दिया, खुद आगे कर दिया। जो अभी तक फैसले हुए उसमें आसिफ जरदारी फिर सब पे भारी निकले, एक जरदारी सब पे भारी। चलें जी, ओवैस तौहीद साहब, एक जरदारी सब पे भारी हो गया। आपको लगता है कि वाकई उन्होंने पीडीएम के सारे जो दावे थे, जो जलसे जुलूसों में बातें की जाती थी, उन पे पानी फेर दिया ये फैसला करके कि वो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, सिस्टम से बाहर नहीं होना चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी जो फिर रैलीज हैं उनमें वही बातें हो रही हैं, वहां पे लोगों को शायद एक तरीके से माहौल, वो कहते हैं ना, चार्ज अप करने के लिए आप बात कर देते हैं कि जी इस्तीफे आ गए तो उसी दिन ये घर चले जाएंगे। हो नहीं रहा, जो चीज हो नहीं रही उसका जिक्र हम सुन रहे हैं। सादिया, देखिए, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को जानता है उसको पता था कि ना ये कभी बाइकआउट करेंगे, और जो भी जरदारी साहब की मुफाहमत की सियासत या कंप्रोमाइज़ की सियासत या उनकी व्हीलिंग डीलिंग की सियासत को जानता है उसको भी पता था कि ये कभी भी अपनी सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देंगे। तो ये तो मीडिया के अंदर इतनी हाइप दी गई, और ये मरीम नवाज साहिबा या मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने तक इतना बड़ा उसको एक हाइप दिया कि नहीं जी ये तो सब इस्तीफे दे देंगे। इस्तीफा देखिए, जो हमारी इत्तलात है, अभी लास्ट जो मीटिंग हुई पीडीएम की उसके अंदर जरदारी साहब ने उनसे कहा, मौलाना फजल रहमान साहब के, देखे कि मौलाना साहब, एक तो बात ये कि आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी लीगल ऐसी कौन सी शिक मौजूद है, कौन सी कानूनी ऐसी जगह मौजूद है जिसके तहत अगर हम सेनेट के इंतखाबात से बाइकआउट कर दें तो फिर सेनेट के इंतखाबात रुक जाएंगे? नहीं है। दूसरा ये कि आप कोई गारंटी हमें दे दीजिए कि हुकूमत तब्दील हो जाएगी सेनेट इंतखाबात से या सिंध की कुर्बानी से। यानी उसके अलावा अगर आप मुझे कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर जाहिर बात है कि आप फिर मेरे ऑप्शन को माने। जो हमारी इत्तलात है वो ये है कि इस वक्त जरदारी साहब जो काम कर रहे हैं और जो उन्होंने पीडीएम के इजलास के अंदर जो बात की है कि चौधरी बिरादरान जो हैं उनके पास एक डेलीगेशन जाए और उनको कन्विंस करे और ऐसी सूरत हाल बने कि पंजाब के अंदर वो कोई तब्दीली ला सके। दूसरी तरफ एमकेएम को जो सेंसस के ऊपर जो नाराजगी है, नाला है इस वक्त वफाकी हुकूमत से, अपने वोट बैंक के हवाले से नाला है या नाराज है, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन वहां पर भी अपना एक उन्होंने भी एक मजबूत सईद गनी और बकार बेदी वगैरह का एक डेलीगेशन भेजा कि एमकेएम को भी इस तरह करे। तो वो जो अपनी सियासत चलना चाह रहे हैं जरदारी साहब, वो ये चाह रहे हैं कि वेट एंड सी हो और एक लॉन्ग मार्च, जनवरी के बाद एक लॉन्ग मार्च हो जिससे एक इम्पैक्ट आए। अगर आप देखिए मरियम साहिबा जो है, जिन्होंने आज इस्तीफे पे पहले बहुत ज्यादा जोर दे रही थी, मर्दान हो सक्कर हो, तो हमारी इत्तलाते साथिया वो तो ये है कि नोडेरो के अंदर बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब ने इनको कम्युनिकेट किया कि भाई हम बाइकआउट नहीं करेंगे, और इसी जगह पे हमने आपके वालिद नवाज शरीफ को कन्विंस किया था भुट्टो साहिबा के स्वयं पे कि जी आप 2008 के इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करें। दूसरी बात, अगर आप मरियम साहिबा की अगर स्पीच सुने, उनकी रेटरिक को छोड़ दें, जो पॉलिटिकल रेटरिक है उसमें एक बात जो मुझे सिग्निफिकेंट लगी वो ये कि पंजाब कार्ड पे वो बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि पंजाब के लोगों तुम छोटे सूबे यही ताने देते रहे कि जी पंजाब उठे। तो पंजाब के कार्ड को इस्तेमाल करते हुए वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाज खोलना चाह रही है, जो हमारे और आपकी पहले एक जो पॉलिटिकल एनालिसिस था कि पंजाब ही एक आर्म फोर्सेस का एक रिक्रूटमेंट का स्ट्रॉन्ग बेस है और पंजाब के अंदर ही नून लीग का या शरीफ खानदान का एक ट्रेडिशनली वोटर है। तो बिल्कुल सही, वो एस्टैब्लिशमेंट कह के या सिलेक्टर्स कह के, और अब ये पंजाब कार्ड के जरिए जो है वो ललकारा आप कह रहे हैं कि उन्हीं को जा रहा है
ये आपको याद होगा कि इसी किस्म के बयानात ख्वाजा साद रफीक ने भी कुछ दिए थे, पंजाब कार्ड वहां उन्होंने भी प्ले किया था जलसों के अंदर, सईद काजी साहब। और आज ये जो बात की गई कि सब तमाम छोटे सूबे जो हैं ये बात करते हैं कि जब तक पंजाब नहीं उठ खड़ा होगा तब तक असल तब्दीली नहीं आएगी, तो अब पंजाब अपने हक के लिए उठ खड़ा हुआ है। तो ये क्या इससे किसको क्या कन्वे करना चाह रही थी पंजाब के हवाले से स्पेशली बात करके आज? अच्छा, वो क्या कन्वे करना चाहती हैं वो तो अलग बात है, मगर जो आज उनकी गुफ्तगू मैंने देखी आपके शो के वजह से, मैंने टीवी लगाया अपने घर पे जब आपकी टीम आई, दो चीजें कन्वे हुई हैं। एक तो एक रियलाइजेशन मुझे पीडीएम के पार्ट पे लगती है कि वोट को इज्जत दो और एस्टेब्लिशमेंट को गाली गलोच बिकी नहीं है। तो आज एक वो महंगाई का कार्ड अब खेल रही हैं, और थोड़ा सा बीच में पंजाब भी शामिल कर दिया उन्होंने। एक तो बात हमें यह समझ आई कि जो उनका ख्याल था कि जी जो सिविल सोसाइटी या शुगल सोसाइटी या मिडिल क्लास के मसाइल हैं वो इस मुल्क के आम लोगों के मसाइल एक तो नहीं है। एक तो ये बात समझ आई। दूसरी बात ये कि अब मसला एक और है, अब इसका हल कोई नहीं है। वो मसला क्या है? मरियम साहिबा जिस तबके से ताल्लुक रखती हैं उस तबके को 1000 रुपए का लीटर पेट्रोल मिले फिर भी सस्ता है। तीसरा मसला क्या है कि ये मरियम साहिबा हों, पीटीआई में लोग हों, पीपल्स पार्टी में जो इशराफिया वो बैठी है, वो पलती इस महंगाई पे है। ये जो कब्जे ग्रुप हैं जो पार्टियों को फंड करते हैं, जिनकी वजह से रियल एस्टेट इतनी महंगी है कि कोई इस 99% गरीब आदमी किसी मकान के टुकड़े का या एक जमीन के टुकड़े का या एक छत का ख्वाब भी नहीं देख सकता। वो इनके तबके से ताल्लुक रखते हैं। मुझे बताएं कौन कौन से कब्जा ग्रुप हैं जो इन पार्टियों के लिए, मैं नाम नहीं लेता, एक में तो एक आपकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभी शायद इस्तीफा दिया है, वो किस खानदान से ताल्लुक, उनकी क्या वजह शोहरत है वो देख लें। सवाल ये है, भट्टी ठीक कहता है मेरा भाई और मेरा दोस्त इरशाद भट्टी, कि ये इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है इस मुल्क के अवाम के साथ। और मैं बार बार क्यों ये बात कहता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख लोग जो सड़कों पर हैं आज इंडिया में, वो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टियों में से कोई बंदा हमारे स्टेज से आके तकरीर नहीं कर सकता। क्यों यार, इस पर जरा गौर करें ना। ये 30 किलोमीटर पे यहां से पर इंडिया है ना, यही जमीन है, यही सब कॉन्टिनेंट, 5,000 साल की जो तहजीब है यहां पे, यही के लोग है ना। बात यह है कि वो चकवाल के एक वक्त तो थोड़ी डूमनी तो गाय सारी था। बात यह है कि ये पंजाब का मामला नहीं है। पंजाब में लोग, मैंने आपके शो में पिछली दफा कहा था कि पंजाब के लोग भी इसी तरह पिसे हुए हैं जैसे गरीब आदमी केपीके में पिसा हुआ है, बलोचिस्तान में पिसा हुआ है, कश्मीर में पिसा हुआ है, सिंध में पिसा हुआ है। ये एक कौम है, सही जूते खाने वालों की, जलील होने वालों की एक कौम है हमारी, और मारने वालों की एक कौम है। कोई उसमें सिंधी नहीं है, कोई नहीं है। जब तबका बदल लेते, जो वर्ल्ड क्लब जो है जहां ये डिवोर्स में आते हैं, जो बैठते हैं सारे मालकान इस ग्लोब के, तो क्या वो अपनी जात पात की बात करते हैं? इसकी जात ये है, इनका ये नाम है, इनका रंग गोरा है, इनका जितना, उनका मालियाती स्टेटस तय करता है कि आप कौन है और कौन नहीं है। मसला ये है कि इस तमाम ये शराफी अपनी लड़ाई लड़ रही है, और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से ये जो एक वक्ती एस्टैब्लिशमेंट होती है, जो ये भी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, ये सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रही है। भाई लड़ के अपने मसले हल कर लो, इसमें मैं कहां हूं? महंगाई कहां है? ज़राए पैदावार पे तुम दोनों बारी बारी काबज हो, तुम्हारे पास है। ये चीनी की महंगाई के तुम बेनिफिशियरी हो, भले पीटीआई में हो, भले नून लीग में हो, भले पीपीपी में हो, भले कहीं भी हो तुम। तो मेरा उससे क्या लड़ाई है? तुम हमारी महंगाई पे, हमारे खून चूसने पे तुम्हारा तबका पलता है। 88% इस रियासत को चलाने के अखराजात विदहोल्डिंग टैक्स से आम आदमी देता है। यही सबसे बड़ी हकीकत है। और जब तक इन पार्टियों के मंशूर इनकी गुफ्तगू उस तरफ नहीं आती और संजीदगी से, ऑनेस्टी 2 नंबर तरीके से नहीं। ठीक है, अब मुझे आप ये कह रहे हैं कि इनकी कोई रेलेवेंस है नहीं, और वो अवाम के हकूक पर, अवाम के वसाइल पर, अवाम के रिसोर्सेज पर वही चंद लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वही चंद खानदान जो हैं वो आज भी काबिज हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बहावलपुर में पीडीएम की इस वक्त रैली है, थोड़ी देर में मौलाना साहब भी वहां पर खिताब करेंगे। बातें वही हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं कि पिछले जलसों में भी की जा रही थी कि हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा कि हम तय करेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है या पिंडी की तरफ। ऑब्वियसली पिंडी की तरफ जब वो बात करते हैं तो उनका मतलब जो है वो GHQ होता है। ये रैली में तो कुछ विजुअल्स जो हैं जो बार बार पीटीआई की हुकूमत और
इमरान खान साहब खुद कहते थे कि ये मदरसे के बच्चों को ले आते हैं, तो ये आज के विजुअल्स हैं, ये जो अभी आपके सामने चल रहे हैं ये आज के विजुअल्स हैं कि बहावलपुर किस तरीके से ये JUI की तरफ से इन बच्चों को गाड़ियां भर के, ये मदारिस के बच्चे, और इनको वहां पर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर धरने का जिक्र भी वो करते हैं। राना सनाउल्लाह याद होगा आपने, उन्होंने कहा था कि जी मौसम बड़ा ठंडा है तो हम देखेंगे आगे मार्च तक भी हो सकता है चला जाए मामला। लेकिन मुझे ये बताएं शाद भट्टी साहब, ये मदारिस के बच्चे तो हम दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स चल रहे हैं आज के, ये वाकई इनको लाया जाता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। भले JUIF के लोग कहते रहे कि नहीं हमारे साथ तो बच्चे खुद ही आ जाते हैं मदारिस के, क्योंकि हमारे एक नजरिए पे वो चलते हैं। लेकिन ये लॉन्ग मार्च और धरने, ये इस्लामाबाद और पिंडी, ये आपको लग रहा है कि ये किसको डराने के लिए कर रहे हैं? ये क्या टेबल पर लाने के लिए कुछ लोगों को बात करें जो मुक्तदर हल्के कहा जाता है, ये शराइत मनवाने के लिए कर रहे हैं? किसको प्रेशराइज किसको कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि इनका नजरिया क्या है कि सामने वाले नजरिए वाले आ रहे हैं। ये भर भर के बसें लाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। बिलावल की आप कई मरतबा रैलियां को पता चल चुका है कि 2-2 हज़ार 2,500 रुपए पे ले। यहाँ भी मुख्तलिफ बिरादरी पे SHO, थाना, कचहरी, सारे MNA MPA की ड्यूटियाँ लगती हैं। मरीम नवाज़ ने लाहौर का जलसा जब नाकाम हुआ तो मरीम नवाज़ ने उसके बाद सारों को बुला के तो वो फैक्ट कमेटी बना दी राना साहब की सरबराही में। तो ये तो, और फिर मदरसे के बच्चे, और फिर ये भूल जाते हैं, स्टेज से उतरते हैं, अपनी अपनी शानदार गाड़ियों में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। वो बेचारे रुल के, और इनको रुलना ही चाहिए वैसे, जो इन जलसों में जाके घर बुक नाच रही है और ये इधर नाच रहे हैं। दूसरी बात कि इसको फौज को डराते हैं। ये पाकिस्तान, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हमारी बिना सबूत, बिना किसी चीज़ के फौज पे चढ़ाइयाँ, टके टके की बातें सुना रहे हैं। और वो जिनकी पैदाइशी फौजी गमले में हुई है वो भी टके टके की बातें सुना रहे हैं। वो जिन्होंने सारी उम्र फौज के साथ मददें मांग के, और यानी मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान का धरना था, ताहिरुल कादरी साहब का धरना था, नवाज शरीफ साहब ने कहने पर जब जनरल रहील शरीफ उनको रातों को बुलाकर तो मसालतें करा रहे थे, उस वक्त फौज हुकूमत के साथ खड़ी थी तो ठीक थी। हाँ, वो ट्वीट्स भी आपको याद है मरीम बीबी ने किए थे उस टाइम पे, यानी वो जो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है फौज। वो जब वो जहाज में सऊदी अरब गालिबन जा रहे थे नवाज शरीफ, जनरल शरीफ और फौजी अफसर, उस वक्त भी मरीम नवाज ने ट्वीट की थी, देख लो 1 पेज पे है, क्या खुशहाली है 1 पेज। आज फौज हुकूमत के साथ खड़ी है, जो कि एक बैसियत इदारा उसको खड़ा होना चाहिए, वो कर ले। दूसरी बात, लेकिन अब वो कहते हैं कि इमरान खान मुतनाज़ा बनाता है फौज की बात करके। हाँ, नहीं, सारे लगे हुए हैं। वजह ये इनको ये नहीं पता, अब जिस दिन फौज छुट्टियों पे चली गई ना, आके लड़ लो, मौलाना साहब को कहेंगे बच्चे लाएं और लड़ें आके सरहद पे, और बाकी सारों को लड़ जाएंगे, लग पता जाएगा। क्यों देते हैं? क्योंकि आगे से वो जवाब नहीं दे पाते, उनका जवाब नहीं दे सकते, वो करते नहीं है और बातें टके टके करते हैं। अच्छा, 2.5 साल गुजर गए, एक इजलास हुआ हो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके कि हमने इंतखाबी इस्लाहत करनी है। आज मिसाल के तौर पे इलेक्शन हो जाए, फिर पार्टियां बदल जाएंगी, एक कहेगा ये धांधली है, दूसरे कहेगा ये नहीं ठीक, फिर सड़कों पे आ जाएंगे, एक पार्टी सड़क पे आ जाएगी, लुट गए, उजड़ गए, ये RTS बैठ गया, फलाने आ गए, हमें पोलिंग पे हमारे बंदों को निकाल। लेकिन इन्होंने एक इंतखाबी इस्लाहत भी नहीं की, एक धांधली का सबूत भी नहीं लाए, किसी इलेक्शन कमीशन में नहीं गए, किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, कौमी असम्बली की धांधली कमेटी में नहीं गए, और रोते रहेंगे। इसके बाद अगला आ जाएगा इलेक्शन, उस पर रोते रहेंगे उसके बाद, क्योंकि इंटरेस्ट ये नहीं है। इंटरेस्ट दूसरी बात है कि कब तक भाई कर लो, अपनी फौज को कर लो। ये एक बड़ी, मुझे तो बड़ा अब यकीन होने लग गया कि हम जो फौज से डायरेक्ट लड़ के नहीं, जिन्होंने जो फौज को हरा सके, अब वो इनडायरेक्ट, इसमें मुल्की गैर मुल्की सारी ताकतें हैं जो फौज के खिलाफ हैं कि इस फौज को अंदर से किया जाए। अब हट जाए फौज, हट के कहाँ चली जाए भाई? तंजानिया चली जाए सारी फौज, इधर से निकल के मौलाना फिर खुश हो जाएंगे। किधर चली जाए? सऊदी अरब चली जाए उम्रा करने सारी फौज, किधर चली जाए? कि क्यों चली जाए, किस लिए चली जाए, किधर चली जाए? यानी साइड पे हो जाए, किस साइड पे हो जाए? क्या रोजाना के रिपोर्ट, रोजाना के चिट पे इनको रिपोर्ट दिया करेंगे सर हम साइड पे हैं, हुकूमत से हमारा फासला 400 किलो फरलांग है?
खुदा का खौफ नहीं, कोई बातें नहीं, अपने तो अपना हाल ये है। आपके खुद का प्रोग्राम बयान में था। कहा कि नवाज शरीफ आस्तीन का सांप है। हाँ जी। अब भाई आस्तीन पे इतराज है कि सांप पे इतराज है, किस पे इतराज है? अगर एक मरतबा कह दिया, बर्दाश्त इतनी है, इतनी जात मुबारक में और पार्टी मुबारक में जमहूरियत है, ठीक है, ये है इनकी चलिए, जमहूरियत। अब नगर नगर घूम रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अवैस तौहीद साहब, ये ऑब्वियसली फौज के हवाले से जो भी अलकाबात से वो कहते हैं ना, नवाजा जाता है उनको, जो कुछ भी नाम दिए जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये बयानात आते हैं कि जी ये वजीर आजम ये हट जाए, ये घर चले जाएं, तो फिर हम बात करेंगे, तो आखिर वो बात फिर ये किससे करेंगे? ग्रैंड डायलॉग तब हो सकता है जब ये साइड पे हो जाए, यानी कि वजीर आजम का, इमरान खान का जिक्र करते हैं, उसके बाद जो है वो बात की जा सकती है। सो ये किसको कह रहे हैं, ये किसको पैगाम जो है वो दिया जाता है? अगर बात करनी है तो पार्लियामान का फोरम है, वहां पे हुकूमत भी इस वक्त ऑफर कर रही है, तो कहते हैं नहीं, ये एनआरओ मांग रहा है। जी, देखिए सादिया, जाहिर बात है कि जो पीडीएम का बयानिया या पोजीशन इत्तेहाद के बयानिए से मैं तो बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि ये इसमें जमहूरी ये बात नहीं है कि आप एक मुंतखब हुकूमत जो है उससे बात नहीं करना चाहती। ये अलग बात है कि हुकूमत खुद भी बात नहीं करना चाहती, जितनी भी वो बात कर ले वो इनसे बात नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। और ये एक गलत रवैया है, गलत रविश है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन अपोजिशन की जो जमातें हैं, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी ये बात कहना कि मुंतखब हुकूमत से बात नहीं करेगी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक इनके वुज़रा और मुशीरान जो है कि एनआरओ नहीं मिलेगा, एनआरओ नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई मुंह पे जबान पे बात हो सकता है सही हो, लेकिन इनकी मिनिस्ट्रीज वगैरह में कोई काम नहीं है, आवाम की खिदमत का कोई मिशन इनके हाथ में नहीं है। भाई आपको इख्तिदार मिला है, लोगों ने वोट दिए हैं, जो भी करोड़ों लोगों ने इमरान खान को एतमाद का वोट दिया, आप अपना काम करें यार। अब सुबह से लेकर रात तक हर एक मिनिस्ट्री वाला 2-3 मिनिस्टर रख दें आप इनको जवाब देने के लिए, तो उसमें सबको ये खुश करते रहते हैं कि पीएम हाउस भी खुश हो जाएगा और सारे लोग खुश आज हो जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को ही आप कह रहे हैं कि जी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिविल मैटर्स में मुदाखलत अगर आप कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो ये कौन से दो आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं? दो बातें मैं अपने दोनों साथी जो है मेरे दोस्त हैं और उनकी बात को इत्तफाक करता हूं कि रूलिंग एलीट्स और खास तौर पे जो बिलावल हैं या मरियम है, ये हाथ में या बगल में इनके आप कोई छाबी या टोकरा या छाबड़ी नहीं देखते होंगे कि ये दालें खरीद रहे हैं या गोश्त खरीद रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सा शाह महमूद कुरैशी या हफीज शेख या नदीम बाबर या फिर जुल्फी बुखारी, इनके हाथों में कौन सी छाबड़ी देखी है? तो ये सबका मसला है, इज्तिमाई मसला है कि अवाम से जुड़े नहीं है, अवाम से ताकत हासिल नहीं करते, अवाम से ऑक्सीजन हासिल नहीं करते। भुट्टो में 10 खराबियां होंगी, लेकिन अवाम की सपोर्ट तो थी ना। जब बेनजीर 86 में वापस आई तो अवाम की सपोर्ट तो थी ना। बाद में कंप्रोमाइज किए होंगे, जो भी किया होगा, जरदारी ने मुबैना तौर पे करप्शन की होगी, जो भी किया होगा, अवाम से जब आप करते हैं तो फिर आप पीछे के रास्ते देखते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के रास्ते देखते हैं। हुकूमत को भी एस्टैब्लिशमेंट का मंत्रा नहीं बोलना चाहिए, एक पेज पर है, एक पेज पर है। आप जितना एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिकल स्फीयर या पब्लिक स्फीयर में लेकर आएंगे, उतना उससे इमेज खराब होगा। ये मजाक बना लिया है कि आप जलसों के अंदर ये बातें कर रहे होते हैं। आप रोजाना तकरीर देख लें, वजीर आजम साहब भी इस बात की बात कर रहे होते हैं। आपको नहीं करनी चाहिए। जाहिर बात है कि आपके अंडर है वो एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, आप उनके साथ जो भी काम ले वो आप बात करेंगे क्या कि नहीं जी उनका एतमाद हासिल है, इससे पहले अनप्रेसिडेंटेड पार्टनरशिप है, आपको क्या कहने की जरूरत है? जब भी हम कहते हैं कि बुनियादी जो बात गलत है वो रियासती इदारों के लिए भी गलत होनी चाहिए, हम लोगों के लिए भी गलत होनी चाहिए और सियासी जमातों के लिए भी गलत होनी चाहिए। आज मदारिस के बच्चे जुलूसों में निकल रहे हैं, कल ये तालिबान के लिए लड़ रहे थे, पूरी दुनिया का उंगलियां हम पे उठ रही थी, तो इनको यहाँ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी गलत था, ये भी गलत है जो आज मदारस के बच्चों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने अपने मकासद के लिए। मैं सईद काजी साहब, ये जो बात हम पहले कर रहे थे, इरशाद भट्टी साहब ने भी उसका जिक्र किया था कि ये जो रविश है, उस टाइम 2014 में जब इमरान खान साहब का पीटीआई का धरना था, तो तब पार्लियामान में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे होकर कहते थे कि ये कोई तरीका नहीं है कि जत्थे आए इस्लामाबाद की सड़कों पर और मुंतखब वजीर आजम से इस्तीफा मांगे कि आर्टिकल 6 लगाओ। आर्टिकल 6 आज वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि ये फौज को कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत को घर भेज दो, तो इन पे आर्टिकल 6 जो है वो लगना चाहिए। अब कोई भी उस जानिब कोई अमली इकदाम नहीं उठाया जिस पे शिकायत है कि जी धांधली धांधली धांधली, साफ और शफाफ इंतखाबात
बाद वहां कुछ नहीं हुआ। अब कल को अगर PMLN भी आ जाती है इक्तदार में, पीपल्स पार्टी भी आ जाती है लेट्स से इक्तदार में, तो क्या इमरान खान या PTI इनको हुकूमत करने देंगे? ये तो फिर जो हारेगा वो सड़कों पर होगा और कहेगा कि जी घर भेजेंगे हुकूमत। सादिया, एक बड़ी दिलचस्प बात है। आप ये देखें कि अगर इस मुल्क में धांधली ना होती तो मुस्लिम लीग नून भी ना होती। अगर 5 जुलाई 1977 को असेंबली को बर्खास्त करके नॉन इलेक्टेड असेंबली ना बनाई गई होती, जिसके स्पीकर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद मोहतरम थे, ख्वाजा सफदर साहब, ये सारी जो पनीरी जो मेरा दोस्त कहता है कि गमले में लगाई गई, इस मुल्क में धांधली की अगर कोई बाकियात है तो वो ये है। उस वक्त क्या बना मैं बताता हूं क्या। 26 अप्रैल 1978 को इनकलाब सौर हुआ अफगानिस्तान में, तो तालिबान बना दिए गए। वो तब मुजाहिदीन थे, आजकल वो टेररिस्ट होते हैं। जिस तरह अभी मेरा जिक्र मेरे दोस्त अवैस तौहीद ने किया, यहां पे 5-7 हजार फौजी मेरा शहीद हुआ, 70-80 हजार लोग मेरे जो है वो शहीद हुए इस मुल्क में, जब ये गलती नहीं गलतान ब्लेंडर था। यहां पे कैसे बनी आपकी MQM, एक टेररिस्ट आउटफिट कैसे बना, वो माफिया कैसे बना, तो ये तो उसका खुद हिस्सा है। हम तो इनसे भी तंग हैं और इनको लाने वालों से भी तंग हैं। अब ये क्या मेरी लड़ाई लड़ेंगे? मैं अपने घर की आफियत से निकल के इनके पीछे क्यों चलूं, जिनको मैंने अपने सामने बनता हुआ देखा। मैं आपकी शो में कई दफा कह चुका हूं, मुझे वो मीडिया की टीम भी याद है जो इनकी शख्सियात को मीडिया में तामीर करने के लिए बनी थी, और इसी जौहर टाउन में जहां बैठा हूं, इसके प्लाट किधर गए और किसने लिए, आपके सामने कहा था जब यहां पे मेरे दोस्त भी बैठे हुए थे। और बात यह है कि ये कौन लोग हैं? बिल्कुल बात है कौन बात कर रहा है, मुझे ये बताएं ना। मेरे मसाइल हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी मैं नाराज हूं, इस अशराफिया से मेरे बड़े मसाइल। मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास इलाज नहीं है, मेरे पास स्कूल नहीं है, मगर है किसके पास? कौन कौन से अस्पताल के मालिक हैं? बड़े मियां साहब और लोग इनके साथ जो हैं। मेरे अवाम की कितनी फीस है इनके कॉलेज में एक बंदे को जो है डॉक्टर बनाने की, बाकी को भी शामिल कर लें। इस मुल्क के जो 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल हैं, क्या 98% इंसान उसके आगे से गुजरने का भी तस्वर कर सकते हैं, जिसके ये खुद मालिक हैं? ये किससे बातें कर रही हैं यार? गुर्बत है, महंगाई हो, खुदा का खौफ करो यार। गुर्बत है, महंगाई है और जिल्लत है तो तुम हो। जिस दिन हम तुम्हें तारीख के कूड़ेदान में बहसीत तबका फेंक देंगे तो ये जिल्लत शायद खत्म हो जाए। तुम इसकी वजह हो। तुम इस जिल्लत, भूख, बीमारी, इस इमाम के कुचले जाने की सबसे बड़ी वजह तुम खुद हो। और भी लोग हैं। यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तुम हमारा मसला हो। जब तक ये मसला अवाम, और ये आज आलमी सतह पे ठीक है, बट मुझे एक बात बताएं सईद काजी साहब, ये सवाल मैं अक्सर करती हूँ, ये जो आप कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को लाने वाले भी तो फिर ये लोग होते हैं ना। आप चलें जल्द से जुलूस, आप चलें धांधली मान लें, इंतखाबात में जनाब धांधली हो गई, जल्द से आपको नजर आते हैं, ये अवाम कहीं ना कहीं तो इनको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, ऑब्वियसली वोटर्स तो हैं, और फिर साथ ही साथ ये भी पाकिस्तान के अवाम कहते हैं कि भाई और ऑप्शंस क्या हैं, कहां से लोग लाएं? देखिए बात यह है सादिया, मैं रसल की एक चीज पढ़ रहा था कि हजरत आदम के दौर के किसी इंसान को अगर बाहर ले आए और उसे पूछे कब्र से निकाल के कि ये दुनिया वही थी जो तुम छोड़ के गए थे, ये दुनिया यहां तक पहुंची है तो उससे आगे भी जाएगी, ये हम नहीं कह सकते। इट्स द मोस्ट अनसाइंटिफिक टू से कि दुनिया में सबात एक तगैर को है जमाने में। हाँ, हमारी उम्र 60-70 साल की हम बिता के चले जाते हैं, मगर ये लड़ाई रहेगी तारीख में। ये तारीख में लड़ाई थी और आगे भी रहेगी। अभी आपका सवाल बड़ा अहम है। आपने ये कहा कि हम क्या करें। सवाल ये है कि ये इनको कोई लेके आता है, ठीक है, और भाई मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि तुम्हारी जाति घर की लड़ाई है तो तुम जाति की लड़ाई घर, मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में? अवाम का क्या लेना देना है? नवाज शरीफ, जो शरीफ डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई से मेरा क्या ताल्लुक है? सादिया बहन, मैं बाहर क्यों निकलूं? मैं डंडे क्यों खाऊं? मेरे इस लड़ाई में एक जीते या दूसरे जीते, लेकिन अवाम क्या इतने बाशऊर हो चुके हैं? मैं बार बार यही पूछती हूँ कि उनको समझ आ गई है कि भाई ये जाती लड़ाई है, ये इक्तदार की लड़ाई है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी ले आएंगे, इसमें हर चीज को ले आएंगे अपने मकसद के लिए, अपने मुफाद के लिए। क्या अवाम को इतना शऊर आ गया है? वो चीजें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं भट्टी साहब का एनालिसिस जानूंगी इस पर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। भट्टी साहब, काजी साहब डिस्कशन का रुख बड़ी दिलचस्प जानिब मोड़ गए कि ये जो अवाम की बात हम कर रहे हैं, मेरा सवाल यही था कि अवाम फिर इतने बाशऊर हो चुके हैं, उन्हें समझ आ रही है जो काजी साहब कहते हैं कि तो इनकी जाती लड़ाई है, अपने मकासद, अपने मुफाद के लिए है?
एक इस पाकिस्तान में एक अल्लाह के फजल से एलीट क्लास और आवाम में और तबका हुक्मरान और आवाम में मुकाबला लगा हुआ है कि किसने ज़्यादा बिगाड़ पैदा करना है, कौन है ज़्यादा बिगाड़ पैदा करने वाला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त्मुल मुरसलीन की हदीस है कि जैसे अमाल वैसे अम्माल, मतलब जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मतलब जैसी रूहें वैसे फरिश्ते, मतलब जैसा मुंह वैसी चपेड़। ये हम पे जो बुरा वक्त आया हुआ है, हम ये कोई क्या उसको कहते हैं, ये कोई बुरा वक्त इंपोर्ट होके आया यूरोप से या कुछ, इसमें हम सब बराबर के शरीक हैं। मकसद ये है कि मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि मैंने अपना जवाब देना है। बात ये है कि 1.5 करोड़ जो वोट मिले हैं नवाज शरीफ साहब को, पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट मिले हैं, मान लिया चलो वो भी तो मिले ही हैं ना। परफॉर्मेंस आप 12 साल में सिंध की देख लें। बाकियों को जो मिले हैं, जिन्होंने एक धेला बलूचिस्तान में किसी सरदार ने कोई धेले का काम किया हो तो मुझे बता दें। वोट लेते हैं वो जीत नहीं जाते। और बलूचिस्तान में कितने अरसे से यही चल रहा ये है। निज़ाम हमें सूट नहीं करता। इसमें ना हमें ये जमहूरियत ग्लैमराइज मुझसे नहीं होती। लूली लंगड़ी ले ले भाई, लूली लंगड़ा ड्राइवर रख लो, सिक्योरिटी गार्ड रख लो, कुक रखोगे लूला लंगड़ा अपने घर नहीं रखना। लूली लंगड़ी ले लें, लूली लंगड़ी ले लें, जमहूरियत ले लें। इस जमहूरियत को क्वारंटाइन में रखें। कोई हकीकी किस्म का एक जमहूरियत पसंद मिल जाए या हकीकी किस्म का एक डिक्टेटर मिल जाए तो कसम खुदा की। अच्छा, वैसे ये बड़ी मजे की बात है। यहाँ पर जब डिक्टेटर आया है 2 नंबर तो वो जमहूरी बनने की कोशिश करता है, 2 नंबर और जो खुद को जमहूरी कहते हैं, वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो 2 डिक्टेटर बन जाते वो हैं। भी 2 नंबर, वो भी 2 नंबर, वो भी 2 नंबर। दुख ही ये है कोई असली बंदा नहीं ना है। खालिस सामरियत आई, ना खालिस एक जमहूरियत खालिस आई। में मुझे लिटा के थाने में लितर पड़ रहे हूँ और मुझे कोई पूछे कि जमहूरियत या अमरीत, मैं कहूँ जहन्नम में जाए यार, मुल्क में जमहूरियत या अमरीत है। ये हम ब्लेस्ड लोगों का, अल्लाह ने हम लोगों को रिस्क लगाया हुआ है, हम लोग बेहतर पोजीशन में हैं। 80% 90% लोगों का प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका प्रॉब्लम क्या, अस्पताल में उनको टीका लाभ में डॉक्टर मिल जाए, उनका प्रॉब्लम स्कूल में बच्चे उनके दाखिल हो जाएं, उनका प्रॉब्लम उनको सस्ती चीज़ें मिल जाएं, यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें सस्ती, हर चीज़ सस्ती है। उनका प्रॉब्लम है थाने में लितर ना पड़े, कचहरी में रुल ना जाएं। ये उनके प्रॉब्लम है। ये नहीं प्रॉब्लम उत्ते केड़ा बैठा है, मार्शल वाला बैठा है, कुत्ते जमहूरियत पसंद बैठा है। ये अब जमहूरियत वाले हम लोग नहीं है, खुदा के लिए नहीं है। नहीं, ये जमहूरियत का नाम पे ही तो हमें लुट्टी जा रहे हैं। ये जो पीडीएम उधर लगा हुआ है, ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, या जो ये कोई जंग नहीं जमहूरियत की, ये इनकलाब नहीं है, मजामत नहीं है। और भाई वो इवन फील्ड में बैठ के इवन फील्ड का अगर हिसाब नहीं देता, मुझे नहीं चाहिए ऑडिट लेस। आप ये समझते हैं कि मौलाना साहब के पास अगर आज भी कश्मीर कमेटी होती तो ये नहीं हो रहा हाँ, जो हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऑडिट लेस जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए परफॉर्मेंस लेस जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए ड्रामों वाली जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए फैमिलियों वाली जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए ये जिसमें मैं नहीं हूं जमहूर लेस जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए। ले जाएं प्लीज, मुझसे दूर ले जाएं। जमहूरियत देखनी है तो जाके बरतानिया में देखो यार, वहां वो तनख्वाह कम हुई तो बरतानिया के वजीर आजम ने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए आया नहीं रख सकता। ये जमहूरियत है। मैं रोला पड़ गया है। वो वाली जमहूरियत यहाँ वो सेकेंडरी में वो बादशाह आया, उसने आके आंख दिखाई, उन्होंने कहा जी ये आंख नॉर्वे की बात है। बादशाह का दादा के चाचा वो आया, उसने कहा जी ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा कर दें। उसने कहा क्यों कर दें, पहले 32 मरीज जो हैं पहले उनका करूंगा, 33वां नंबर आपका है। यहाँ मेरा डॉक्टर आरम स्ट्रांग है, मैंने बाहर भेजो। और यहाँ लेट नॉर्वे और बर्तानिया की जमहूरियत तो खुदा के लिए बस कर दो। नॉर्वे और बर्तानिया क्या मिसालें दे रहे हैं, लेकिन फिर अवाम में भी तो वही वाली और अवाम मैंने होनी चाहिए आपको कह दिया ना, अवाम भी तो वही वाली चाहिए, अवाम भी वही वाली चाहिए। अवाम ये जो जखीरा अंदोजी है ये जरदारी सब करते हैं। ये जो 2 नंबरी जैनब वाला ये जो कसूर वाला, ये सारे ये इनकी नजरें घड़ी पर होती हैं कि किस वक्त जमात हो रही है, और 2 नंबर चीजें बेच रही हैं। अंदर जखीरा करके ऊपर छतों पे अजाने दे रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इश्यूज हैं, ये फ्लॉज हैं, और हम सिर्फ रूलर्स जो हैं उनको नहीं, उनके लिए बात नहीं कर रहे। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अवाम में भी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना फ्लॉज हैं। आप खुद अपने आप को किस हद तक सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। मैं ओवैस तौहीद साहब, ये तो जो हम बातें कर रहे हैं, ये तो निज़ाम तब्दील होते होते
पता नहीं कितना अरसा लग जाए। वो जो खालिस और अच्छी जमहूरियत की जो हम बात कर रहे हैं, वो तो पता नहीं कब इस मुल्क में आवाम को देखना, हम सबको देखना नसीब होगी। लेकिन अभी फिलफौर आगे का रास्ता क्या है? ये जो पाकिस्तान की सियासत गो के ये आप लोग मानते हैं कि पीडीएम के और स्पेशली पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई। अब उस तरीके की कोई सूरत हाल नहीं है जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं जनवरी में क्या कर देगी पीडीएम। लेकिन अब इस सियासत को जो बंद गली में ला के खड़ा किया है, कोई एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं कर रहा, बात करना गवारा नहीं कर रहा, इससे निकालने का सोल्यूशन क्या है? ये जो ग्रैंड डायलॉग का ये दुरानी साहब ने इनिशिएटिव लिया, ये कोई काम करता आपको दिखाई देता है? देखिए सादिया, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, लेकिन मुख्तसरन की बात के देखें, सियासी शख्सियात गलत हो सकती हैं, उनमें खामियां हो सकती हैं, सियासत में गलतियां कैसे हो सकती हैं? ये सियासी निजाम के अंदर खामियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन सियासत को आप बिल्डोज करके कोई और बात कर रहे हो, वो भी गलत बात है। जमहूरी इक़्तिदार ना होना, जमहूरी वैल्यूज ना होना, वो भी उसको भी बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन जमहूरियत के अलावा ऐसा कौन सा निज़ाम है जिससे दुनिया के अंदर जो है वो मुल्क चलाए जा रहे हो या सल्तनतें चलाए जा रही हो? जाहिर बात है बादशाहत है या फिर जमहूरी निज़ाम है। बादशाहत निज़ाम बेहतर है। मैं तो इस हक में हूँ, या देखिए, सदारती निजाम, हमारे मुल्क में सदारती निजाम अगर आप लाके देख लीजिए और फिर देखेंगे क्या बिगाड़ होता है। हर चीज तो आपने कर ली। सदर अयूब खान साहब थे ना, सदर मुशर्रफ साहब थे ना, कौन सा कोई भलाई हो गई और कौन सी दूध और शहद की नहरें अच्छा निजाम चला है। अच्छा अवैस तौहीद साहब, सिर्फ एक माजरत मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। मैं सिर्फ, आप मेरे उस्तादों की जगह है, बड़े भाइयों की जगह है और बड़े काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ माजरत चाहता हूँ, सिर्फ आपके 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। मुझे इदारों अयूब, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना किसी के हक में हूँ ना खिलाफ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इदारे अयूब खान के दौर में देख लें, मुशर्रफ के दौर में देख लें और अपनी जमहूरियत के दौर में देख लें। चले, ये तो भट्टी साहब देखिए, मैं तो आप जो नताइज बयान कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरी जो नाक़िस राय है उसमें बात ये है कि जमहूरी जो आपने पार्लिमानी जमहूरियत जो है उसको तो कबूल किया है, लेकिन जमहूरी जो कल्चर है उसको कबूल नहीं किया। वो हमारे स्कूल हो, कॉलेज हो, इदारे हो, सियासी पार्टियां हो, इसी वजह से मौरूसी सियासत है और इसी वजह से आपको जमहूरी निज़ाम के अंदर नकाइश लगते हैं। जमहूरी निज़ाम के नकाइश को दूर किया जा सकता है, सियासी शख्सियात को रद्द किया जा सकता है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। लेकिन ये कहना कि जी जमहूरी निज़ाम ही नहीं इस मुल्क के अंदर चल सकता, लोग जमहूर पसंद नहीं है, मैं समझता हूँ ये गलत है। दूसरी बात जो मुख्तसरन में बात करूंगा, पीडीएम का मुझे मुस्तकबिल ये नजर आ रहा है कि सेनेट के इंतखाबात से कबल अगर कोई तूफान बर्पा करने में नाकाम हुए और जो बज़ाहिर ऐसे ही लगता है, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब या शरीफ खानदान को मौसम सरमा में मौसम बहार तलाश करने के बजाय मौसम गर्मा में मौसम बहार तलाश करना पड़ेगा। इस वक्त तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है उनके मौसम बहार। ठीक है, इस वक्त मुश्किल है। और अभी जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के इस ऐलान के बाद तो बिल्कुल पीडीएम जो है वो कैसे सरवाइव करेगी? जिस चीज़ पे उन्होंने जो बुनियाद ये बनाई कि जी अलग हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे, असेंबलियों से निकल आएंगे, इस्तीफे दे देंगे, लेकिन अब वापस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके भी और सेनेट इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करके। सईद काजी साहब, दुरानी साहब जो हैं उन्होंने मुलाकात पहले शहबाज शरीफ साहब से की, उस पर भी ऑब्वियसली कुछ शायद मरियम बीबी को पसंद नहीं आई थी मुलाकात, लेकिन मौलाना साहब से फिर मुलाकात हुई। मौलाना साहब ने कहा कि इस हुकूमत से हम बात नहीं करेंगे। ये किसके कहने पर हो रहा है और ये जो उनका इनिशिएटिव है, आपको लगता है कि ये इकट्ठा कर देगा बातचीत के टेबल पर हुकूमत और अपोजिशन को? देखिए, पहली बात यह है कि सिफतुल्लाह साहब ने खुद इसका डिनाई कर दिया कि हमने भेजा उनको। वो अपने तौर पर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और कुछ कैमरा उनको चाहिए, शायद ये लग रहा है मुझे। Exactly, कोई बिल्कुल। सवाल ये अहम सवाल इससे पहले आपने अहम सवाल पहले उठाया, ये जमहूरियत और आमरीत के फ्रॉड से लोगों को निकालें। निज़ाम एक है, जमहूरियत कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ शुराई जमहूरियत भी रही है, यहाँ पे एथेंस की जमहूरियत भी थी। एक निज़ाम है जो कभी मार्शल लॉ का चौला पहन के आता है
और कभी जमहूरियत के फ्रॉड के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड करता है। आप निकाल लें ना, आप पिछली 7, 10, 15, 20 असेंबलियां जितनी भी बनी हैं निकाल लें, बंदे देखें। अभी आपके इस यहाँ के लाहौर के कॉलेज में बच्चों ने या किसी बड़ों ने एक तस्दीक की है कि 400 फैमिलीज हैं आप पे मुसल्लत है, वो कभी माशाल्लाह भी चली जाती है, कभी इधर आ जाती हैं। मैं बुनियादी निज़ाम जमहूरियत, मैं अस्पताल जाता हूँ, वहाँ जमहूरियत है, एक जमहूरी इंसान के तौर पर मेरा इलाज होगा। मैं बच्चे को कॉलेज दाखिल करवाना चाहता हूँ, वहाँ जमहूरियत बैठी मेरा इंतजार करेगी या एक इंतहाई खौफनाक माशी आमरीत मेरा इंतजार कर रही होती है, जिसके ये सारे बेनिफिशरी हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी और उससे लड़ने वाले भी। इनकी कॉलेज है, इनकी सारा सामान है। में फ्रॉड लगाया हुआ हमने, शुगल सोसाइटी ने लोगों को भटकाते, नहीं 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 जमहूरियत आएगी फिर 5-5 साल बाद। अरे भाई 5-5 साल बाद, 4-4 साल बाद इंडिया में इलेक्शन हो गए, मोदी आ गया है, ले जाओ अपनी जमहूरियत कहीं पे। मुझे माशी जमहूरियत चाहिए। मुझे 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 मेरे जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेकर 40 तक शिकों में मैं कहां हूं, मेरे सर का छत कहां है। आर्टिकल 3 कहती है मेरे खिलाफ कोई जो है वो नहीं होगी, जैसे आप कहते हैं इस्तेसाल मेरा नहीं होगा, और मुझे वो आप तो मेरा इस्तेसाल तो रोज होता है। कभी जमहूरियत का चोला पहन के करते हो, कभी मार्शल लॉ का चोला पहन कर फ्रॉडी हो। मुझे फ्रॉड करोगे, मैं कब तक फ्रॉड करूंगा? ये गलत है। हमें इस मैशत के जो जबर है इसको तोड़ना पड़ेगा। इस मुल्क के अवाम को आज टूटे कल टूटे। इन फ्रॉडियों से जिनको आप कह रहे हैं फ्रॉड लगा रहे हैं, तो वो जान छुड़ाएंगे कैसे? वन लाइनर आखिरी, टाइम खत्म हो रहा है। जान ये देखें मैं आखिरी बात कर लूं फिर अपने दोस्तों की तरफ आप जाइए। मिस्टर फ्रॉडी बात ये है, ये तहरीकें चल रही हैं, लड़ेंगे और सियासत के जरिए तोड़ेंगे इसको। जिस तरह इंडिया में सारे लोग बिल बुला के निकल आए, उनका कोई पार्टी का मेंबर ना आए यहाँ पे। चलें, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब, उवैस तौहीद साहब और इरशाद भट्टी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।